सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज पे। आज सभी को चित्रकला के अंग और चित्रकला के तत्व और संयोजन के सिद्धांत के बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम कला के अंग कितने हैं? 6। कला के तत्व 6, संयोजन के सिद्धांत 6। तो सर्वप्रथम आज आपको कला के तत्व के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, कला के अंग 6, कला के तत्व 6 और संयोजन के सिद्धांत 6। तो सर्वप्रथम देखिए, कला के अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, कला के अंग की एक परिभाषा सर्वप्रथम देखिए क्या है। एक ग्रंथ कामसूत्र है। उस ग्रंथ की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने इस कला के अंग की उसमें आलेख्यम नामक अध्याय में कला के अंग के बारे में सूत्र दिया है। तो सर्वप्रथम देखिए क्या है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। तो ये कला के 6 अंग हैं। कौन कौन से? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। तो इन्होंने एक वात्स्यायन की कामसूत्र थी, एक वात्स्यायन की पुस्तक या ग्रंथ कामसूत्र है। उसके टीकाकार पंडित यशोधर ने अपने ग्रंथ जय मंगला में आलेख्यम नामक अध्याय में वात्स्यायन का एक कामसूत्र है, उसकी टीका करते हुए पंडित यशोधर ने जय मंगला एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने कला के अंग के बारे में यह श्लोक प्रतिपादित किया। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम वर्णिका सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाएँ बताई गई हैं। उन कलाओं में चौथे नंबर की कला आलेख्यम है। उस आलेख्यम के टीकाकार पंडित यशोधर ने अपना कला के अंग के बारे में यह श्लोक प्रतिपादित किया। तो देखिए, सर्वप्रथम इन सभी के बारे में। नंबर 1 पे क्या है? रूप भेदा। नंबर 1 पे रूप भेदा, उसके बाद प्रमाणानि। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे भाव, उसके बाद नंबर 4 पे लावण्य योजनम, 5 पे सादृश्य और 6 पे वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। तो पंडित यशोधर ने कला के यह 6 अंग माने हैं। तो देखिए क्या सर्वप्रथम नंबर 1 पे रूप रूप भेदा। तो ये रूप क्या है? रूप भेदा, इसमें इन्होंने बताया कि जो रूप हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं या रूप में भिन्नता बताया है। जैसे
अन्य भी ग्रंथों में जैसे विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 4 प्रकार के रूप के भेद गिनाए गए हैं, सत्य, नागर, वैणिक और मिश्र। और मानसोल्लास में भी 5 प्रकार के रूप के भेद बतलाए गए हैं, विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, भाव चित्र, रस चित्र और धूल चित्र। इसी प्रकार वात्सायन और पंडित यशोधर ने भी रूप भेदा यानी रूप में भिन्नता को बताया है नंबर 1 पे। इसका 60 में रूप में भिन्नता। रूप में भिन्नता, रूप में भिन्नता या रूप में विभिन्नता या अलग अलग प्रकार के रूप। रूप में विभिन्नता, विभिन्नता, रूप में विभिन्नता या अलग अलग प्रकार के रूप। उसके बाद देखें क्या है, तो पहला है रूप भेदा यानी अलग अलग प्रकार के रूप या रूपों में विभिन्नता। वो कि अन्य भारतीय ग्रंथों में जैसे विष्णुधर्मोत्तर पुराण में रूप के 4 भेद गिनाए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र और वह सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। इसी प्रकार मानसोल्लास में 5 प्रकार के रूप के भेद बतलाए गए हैं, विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, भाव, रस चित्र और धूल चित्र। तो रूप होता क्या है ये पहले देखिए। तो रूप की भी विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी हैं। रूप वह है जो पहले पहले रूप से आँखों का परिचय होता है, धीरे धीरे उससे आत्मा का परिचय होता है। यही रूप भेद का प्रारंभिक और अंतिम बात है। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर के अनुसार पहले पहले रूप से आँखों का परिचय होता है, धीरे धीरे उससे आत्मा का परिचय होता है। यही रूप भेद की प्रारंभिक और अंतिम बात है। तो इतना क्लियर हुआ रूप भेदा या रूप में भिन्नता क्या है। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए क्या है, प्रमाण। नंबर 2 पे प्रमाणान या प्रमाण। प्रमाणान, प्रमाणान इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रमाण या नाप जोख। प्रमाणान के अंतर्गत नाप जोख आता है। प्रमाणान या प्रमाण, प्रमाणान के अंतर्गत चित्रों की नाप जोख के विषय में बतलाया गया है या चित्रों की माप के बारे में बतलाया गया है। चित्रों की माप के बारे में बतलाया गया है। जैसे मान लीजिए उदाहरणों में प्राप्त होता है पुस्तकों में, विष्णुधर्मोत्तर पुराण में अंगुली के मान से चित्रों की माप बतलाई गई है। जैसे अंगुल के मान से 108 अंगुल की लंबाई वाला पुरुष होता है। तो क्या है, 108 अंगुल की लंबाई वाला पुरुष हंस पुरुष कहलाता है। और भद्र पुरुष की माप 106 अंगुल होती है। मालव्य की 104 अंगुल होती है।
रुचक की 100 अंगुल होती है और शशक की 90 अंगुल का होता है। इसी प्रकार देव, असुर, राक्षस, मानव और भी अलग अलग प्रकार के माप बतलाए गए हैं। तो नंबर 2 पे प्रमाणान। प्रमाणान के अंतर्गत चित्रों की माप जोख आती है। उसके बाद नंबर 3 पे देखिए क्या है, भाव। भाव नंबर 3 पे क्या है, भाव। नंबर 3 पे भाव। नंबर 3 पे क्या है, भाव। तो भाव जो है वो चित्रों की जो देखने से भाव उत्पन्न होता है उसे भाव कहते हैं। यह चित्र की आत्मा होती है। यह भाव का संबंध जो है मनुष्य के आंतरिक रस से होता है। जो चित्रों को देखने से रस उत्पन्न होता है या आनंद प्राप्त होता है उसी को भाव कहते हैं। तो भाव क्या है, भाव चित्र को देखने से जो आंतरिक आनंद प्राप्त होता है उसी को भाव कहते हैं। आंतरिक आनंद प्राप्त होता है आनंद आनंद प्राप्त होता है उसी को भाव कहते हैं। आंतरिक आनंद, आनंद किससे होता है, रसों से। चित्र में जो रस प्राप्त होते हैं रसों से। आनंद भरत मुनि ने भाव की व्याख्या करते हुए कहा कि भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाए जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्याप्त हो जाती है। तो भाव के संबंध में भरत मुनि ने कहा है कि भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाए जैसे जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्याप्त हो जाती है। तो देख लीजिए, रस कितने प्रकार के बतलाए गए हैं, मुख्यतः 9 प्रकार के। उन स्थायी भाव से रसों की उत्पत्ति होती है। तो रस कितने प्रकार के, 9 स्थायी भाव, और स्थायी भावों के द्वारा ही रसों की उत्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम देखिए क्या है, स्थायी भाव। स्थायी भाव और रस। स्थायी भाव क्या है, रति। रति। रस कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार। उसके बाद हास्य। हास्य। रस कौन सा हो जाएगा, हास्य।
हास्य, शोक, शोक स्थाई भाव, उसका रस कौन सा हो जाए? करुण। 4 पे उत्साह, 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 उत्साह स्थाई भाव, उसका रस कौन सा हो जाए? वीर रस, वीर रस। 5 पे क्रोध स्थाई भाव, क्रोध, रस उसका कौन सा हो जाएगा? रौद्र, रौद्र। फिर देखिए क्या है 6 पे क्या है? भय, इसका कौन सा रस हो जाएगा? भयानक, भयानक। 7 पे कौन सा? जुगुप्सा, जुगुप्ता सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा। इसका कौन सा हो जाएगा? बीभत्स, बीभत्स, बीभत्स। 8 पे कौन सा रस है? विस्मय स्थाई भाव, विस्मय, विस्मय। इसका कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस, अद्भुत रस। 9 के पर कौन सा है? शांत स्थाई भाव, शांत। इसका कौन सा रस हो जाएगा? शांत, शांत रस सबसे बाद में अभिनव गुप्त के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद देखिए भाव के बाद क्या आता है? लावण्य योजना। 3 नंबर 4 पे लावण्य योजना, लावण्य योजना। लावण्य योजनम, लावण्य योजनम। इसमें क्या आता है? यह जो है चित्रों का बाह्य सौंदर्य का परिचायक होता है। जो भाव हो गए वो आंतरिक आनंद से हो गए, और जो लावण्य योजना है वह चित्रों के बाह्य सौंदर्य का परिचायक है। राय कृष्णदास के अनुसार भाव के साथ लावण्य योजना भी होनी चाहिए। भाव का संबंध तो आंतरिक विचारों से है, लावण्य बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। तो ये क्या है? लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। बाह्य सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, व्यंजक, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक।
व्यंजक है। उसके बाद देखिए 5 पे क्या है, सादृश्य। सादृश्य सादृश्यम। सादृश्य का अर्थ क्या होता है, वस्तु जैसी प्रतीत होती अथवा जैसी वह मानस को दिखाई देती है उसी प्रकार उसकी अनुकृति का भी ज्ञान कराती है। तो सादृश्य में क्या है होता है, सादृश्य में समानुख्यता, वस्तु जैसी प्रतीत होती वैसी ही होनी चाहिए, उसकी समानता किससे या किस प्रकार की जाती है। यह सादृश्य में मुख्यतः समानता होती है। समानता या वस्तु जैसी प्रतीत हो वह उसकी समानता किससे की जाती। इस प्रकार पुराणों में या भारतीय शिल्प शास्त्रों में सादृश्यता के भी बहुत से प्रमाण बतलाए गए हैं। जैसे ललाट किस प्रकार होना चाहिए, धनुषाकार भौहें पुरुषों के किस प्रकार होनी चाहिए या स्त्रियों के भौहें धनुषाकार होनी चाहिए आदि। ललाट धनुषाकार होना चाहिए और भौहें जो हैं वो पुरुषों की निम्ब पत्र के समान तथा स्त्रियों की धनुषाकार भौहें होनी चाहिए। इसी प्रकार के समानता पुराणों में अनेक प्रकार से बतलाई गई है। उसके बाद देखिए क्या है, वर्णिका भंग। 6 पे क्या, वर्णिका भंग। वर्णिका भंग वर्णिका भंग वर्णिका भंग। इसके अंतर्गत मुख्यतः चित्रों को रंगने के प्रकार से बतलाया गया है या किस प्रकार के चित्रों को रंगा जाए या रंग बिरंगा किया जाए। वर्णिका भंग का संबंध मुख्यतः वर्ण या रंग से है, चित्र का अर्थ ही रंग बिरंगा है। तो वर्णिका भंग का संबंध किससे है, रंगों से है। रंगों से है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको इससे पहले बतलाया जा चुका है कि रंग किस प्रकार के हैं या कितने होते हैं आदि, यह सब बतलाया गया है। तो इतना देखिए, सर्वप्रथम पुनः एक बार देख ले क्या है। सर्वप्रथम पुनः देख लें, कला के अंग जो कि 6 हैं, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगतम कम। नंबर 1 पे यह जो रूप भेद बतलाए गए, यह वात्सायन के काम सूत्र में 64 कलाएँ बतलाई गई। उन्हीं में चौथे नंबर की आलेख्यम है। इस आलेख्यम का टीकाकार पंडित यशोधर ने अपने जय मंगला में कला के 6 अंगों के बारे में बतलाया। तो यह जो कला के अंग हैं, यह
वात्सायन की काम सूत्र है, उसमें 64 कलाएँ बतलाई गई हैं। उन कलाओं में चौथे नंबर पर आलेख्यम के नाम से अध्याय है। उस अध्याय का पंडित यशोधर ने जय मंगला नाम से टीका की। उस टीका में उन्होंने कला के 6 अंगों की विस्तृत कला के 6 अंगों से संबंधित श्लोक प्रतिपादित किया। तो नंबर 1 पे क्या है? रूप भेद, प्रमाणान, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्ण का भंग, इतिचित षडांगम। तो सर नंबर 1 पे क्या? रूप भेदा। रूप भेदा में इसमें रूप में विभिन्नता के संबंध में बतलाया गया है। उसके बाद प्रमाणान, प्रमाण में चित्रों की माप जोख के संबंध में बतलाया गया है। नंबर 3 पे भाव, भाव जो है वो चित्रों के आंतरिक आनंद या रस से है। तो रस स्थायी भाव के जागृत होने, स्थायी भाव के अनुसार रसों की उत्पत्ति होती है। तो मुख्यतः रत स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, हास्य स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, शोक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है, उत्साह स्थायी भाव से वीर रस, और क्रोध से रौद्र रस, और भय से भयानक रस, जुगुप्सा स्थायी भाव से बीभत्स रस, और विस्मय से अद्भुत रस, शांति से शांत रस की उत्पत्ति होती है। जो 9वां रस है वो अभिनव गुप्त द्वारा बाद में जोड़ा गया, यह सबसे नवीन खोजा गया रस है 9वां। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे भाव का रस आंतरिक आनंद से है। फिर लावण्य योजना जो है वो चित्रों के बाह्य सौंदर्य का व्यंजक होता है। 5वें पे सादृश्य, इसमें चित्रों की या समानता के बारे में बतलाया गया है। जैसे स्त्रियों की भौहें धनुषाकार और पुरुषों के भौहें निम्ब पत्र के समान होनी चाहिए, ललाट धनुषाकार आदि इसी प्रकार बतलाया गया है। तो वर्णिका भंग के अंतर्गत रंगों से संबंधित ज्ञान कराया जाता है, या वर्णिका भंग का संबंध रंगों से होता है। तो सर्वप्रथम ध्यान रखने योग्य बात है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पे रूप भेद, नंबर 2 पे प्रमाणान, नंबर 3 पे भाव, नंबर 4 पे लावण्य योजना, नंबर 5 पे सादृश्य, नंबर 6 पे वर्णिका भंग। उसके बाद पुनः आगे देखें क्या है। अब ये तो बात हो गई कला के अंग के बारे में। अब देखिए कला के तत्व क्या होते हैं। कला के तत्व क्या होते हैं उनके बारे में। तो कला के अंग 6 थे और कला के तत्व भी 6 हैं। कला के तत्व कितने हैं? 6। कला के तत्व भी 6। नंबर 1 पे देखिए क्या है? रेखा। नंबर 1 पे रेखा, नंबर 2 पे रूप, रूप, नंबर 3 पे रंग, नंबर 4 पे तान, नंबर 5 पे पोत, नंबर 6 पे अंतराल। अंतराल। तो रेखा को लाइन भी कहते हैं।
लाइन, और रूप को फॉर्म भी कहते हैं। फॉर्म, रंग को कलर, तान को टोन, और पौध को टेक्सचर, और अंतराल को स्पेस। अब देखें रेखा क्या है। रेखा क्या है मुख्यतः, रेखा के बारे में उसके बाद क्रम संख्या वाइज आपको बताया जाएगा। तो रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है। मान लीजिए नंबर 1 पे एक बिंदु ए और एक बिंदु ए, तो ये इतनी क्या हो गई, एक रेखा हो गई। तो रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे एक बिंदु ए और एक बिंदु ए, इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक रेखा तैयार हो गई। रेखा, तो रेखा क्या है, रेखा या लाइन दो बिंदुओं की बीच की दूरी। और रेखाएं भी कई प्रकार की बतलाई गई हैं। रेखाओं के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे सीधी रेखा या लंबवत रेखा या सीधी पड़ी हुई रेखा या कर्णवत रेखाएं या कोणीय रेखाएं या एक पुंजी रेखाएं आदि। तो सीधी रेखा क्या है, इस प्रकार की रेखा सीधी रेखा हो गई। उसके बाद सीधी पड़ी हुई रेखा क्या है, इस प्रकार की सीधी पड़ी हुई रेखा हो गई। उसके बाद कोणीय कर्णवत रेखाएं, इस प्रकार की कर्णवत रेखाएं होती हैं। और कोणीय रेखाएं, जैसे मान लीजिए कोण बनाती हुई रेखाएं होती, टेढ़ी मेढ़ी, इस प्रकार ये सभी कोणीय रेखाएं की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद एक पुंजी रेखाएं क्या होती है, जैसे एक ये बिंदु है, इससे अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे रेखाएं सभी दिशाओं जाती हों तो एक पुंजी रेखाएं होती हैं। उसके बाद चक्राकार रेखाएं, जैसे मान लीजिए चक्र इस प्रकार से बना हो, इस प्रकार की रेखाएं चक्राकार रेखाएं कहलाई जाती हैं। और प्रवाही रेखाएं, जैसे नदी का बहाव होता है उसके समान रेखाएं प्रवाही रेखाएं कहलाती हैं आदि। तो रेखाएं क्या हैं, रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। रेखा के भी अनेक प्रकार होते हैं, उन सभी के प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो सीधी पड़ी हुई या लंबवत रेखा, सीधी पड़ी हुई रेखा, कर्णवत रेखाएं और कोणीय रेखाएं, एक पुंजी रेखाएं, चक्राकार रेखाएं, प्रवाही रेखाएं आदि होती हैं। उसके बाद देखिए क्या है, रूप। उसके बाद देखिए रूप। रूप क्या है,
रूप क्या है उसको देख लीजिए पहले। अब देखें रूप। रूप वह है बिंदुओं को आवश्यकता अनुसार लोच देने से रूप का निर्माण होता है। क्या है? बिंदु को आवश्यकता अनुसार लोच देने से रूप का निर्माण होता है। बिंदु को आवश्यकता अनुसार लोच देने से रूप का निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो रूप क्या है? बिंदुओं को या बिंदु को आवश्यकता अनुसार दिशा में लोच देने से रूप का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी बनाना है तो क्या है? बिंदु को आवश्यकता अनुसार दिशा में लोच देने से रूप का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार ये बिंदु रखे हुए हैं, आपको कोई चित्र बनाना है या कुछ भी बनाना है तो इस प्रकार बिंदु रख कर के पहले जब चित्र का प्रारंभ किया जाता है तो बिंदु बिंदु को आपस में मिलाया जाता है तो रूप का निर्माण हो जाता है। तो बिंदु को आवश्यकता अनुसार दिशा में लोच देने से चित्र का निर्माण होता है। इस प्रकार जैसे मान लीजिए आपको गिलास बनाना है तो ऐसा नहीं कि बिंदु बिंदु रखोगे, इस प्रकार रखोगे तो गिलास का निर्माण हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। तो इसीलिए बिंदु को आवश्यकता अनुसार लोच देने से, मान लो केवल बिंदु को रखने से रूप का निर्माण नहीं होता, इस प्रकार आप बिंदु रख दोगे चित्र का या रूप का निर्माण नहीं हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको गिलास बनाना है तो सर्वप्रथम आपको गिलास के आकार में बिंदु रखने होंगे। इस प्रकार से फिर इनको मिला देने से गिलास का निर्माण हो जाएगा। या जो भी चित्र आपको बनाना है उसी के अनुसार बिंदु को रखने से चित्र का निर्माण हो जाता है। तो रूप क्या है? बिंदु को आवश्यकता अनुसार लोच देने से रूप का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए रंग। तो रेखा हो गई, रूप हो गया, उसके बाद रंग। तो रंग क्या है? और रूप हैं वो भी कई प्रकार के बतलाए गए हैं। उसके बाद देखिए रंग क्या है? रंग या कलर यह प्रकाश का गुण होता है।
तो यह क्या रंग और कलर क्या है? यह प्रकाश का गुण होता है। रंग जो है वो प्रकाश का गुण होता है। रंग जो है वो प्रकाश का गुण होता है। रंग कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पिछले वीडियो में बतलाया गया था, तो देख लीजिए शार्ट में क्या है, कौन कौन से रंग होते हैं, इधर ही देख लीजिए। तो रंग जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं। रंग क्या हैं, कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और विरोधी रंग आदि। तो देखिए प्राथमिक रंग क्या है। सर्वप्रथम न्यूटन ने रंगों को प्रिज्म में देखा था। सर्वप्रथम जो रंगों को देखा था, उन्होंने न्यूटन ने रंगों को प्रिज्म में देखा था। न्यूटन ने रंगों को प्रिज्म में देखा था। इस प्रकार से प्रिज्म एक होता है शीशे का, उसमें प्रकाश की किरणें इधर से ढीली जाती हैं, तो रंगों की किरणें जो हैं वो इधर से परावर्तित होकर के निकलती हैं। इस प्रकार से ये प्रिज्म मान लीजिए है। तो न्यूटन ने प्रिज्म में रंगों को देखा था। उन्होंने 7 रंग देखे थे, जिन्हें विबज्योर शार्ट में कहा जाता है। VI, B, उसके बाद G, B, फिर क्या है G, Y, OR। तो वायलेट, इंडिको, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्लू, यह 7 रंग प्रिज्म ने न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म में रंगों को देखा था। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं और पदार्थ के प्राथमिक रंग होते हैं और पेंटिंग के भी प्राथमिक रंग माने जाते हैं। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्रकाश में कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। और पदार्थ के प्राथमिक रंग कौन से हैं? पीला, लाल, पीला, नीला। पदार्थ के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। और प्रिंटिंग के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? श्यान, मैजेंटा, येलो और काला। प्रिंटिंग के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? श्यान, मैजेंटा और येलो, काला।
यह जो हल्की, इसे CMYK शॉर्ट में कहते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई प्राथमिक रंगों की बात। अब देखिए द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से, ये त्रिवर्ण रंग चक्र है। यह त्रिवर्ण रंग चक्र है जो कि पदार्थ का त्रिवर्ण रंग चक्र या वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत त्रिवर्ण रंग चक्र माना गया है। प्राथमिक रंग कौन है? जो रंग किसी रंग से मिलाने से ना बने और उससे मिलाने से सभी रंग बन जाएं, वह प्राथमिक रंग होता है। द्वितीयक रंग वह होता है दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से एक द्वितीयक रंग बनता है। और विरोधी रंग वह है रंग चक्र में प्राथमिक रंगों के आमने सामने वाला द्वितीयक रंग विरोधी रंग होता है। तो देखिए क्या है त्रिवर्ण रंग चक्र। लाल, नीला, नीला और पीला। पीला, लाल, नीला, पीला, ये क्या है? ये प्राथमिक रंग हो गए। प्राथमिक रंग वह है जो किसी रंग से मिलाने से ना बने और उसके मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त हो जाएं। उसके बाद देखिए द्वितीयक रंग क्या है? दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से एक द्वितीयक रंग बनता है। तो लाल और पीला मिला दिया गया तो क्या हो गया? लाल और पीले को एक में मिलाया गया तो क्या बन गया? नारंगी। लाल और पीले को एक में मिक्सचर किया गया, कौन सा रंग बन गया? नारंगी। ये प्राथमिक रंग और ये द्वितीयक रंग। और इसी प्रकार नीला और पीला मिला दिया गया तो कौन सा रंग बन गया? हरा। हरा, यह द्वितीयक रंग। नीला और पीला आपस में जोड़ दिया गया, हरा। उसके बाद नीला और लाल आपस में मिला दिया गया तो कौन सा रंग बन गया? बैंगनी। बैंगनी, यह द्वितीयक रंग। अब क्या है? विरोधी रंग क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विरोधी रंग वह है, पहले आपको बतलाया गया था, विरोधी रंग वह है जो प्राथमिक रंग चक्र में प्राथमिक रंगों के सामने वाला द्वितीयक रंग विरोधी होता है। तो क्या है? जैसे रंग चक्र में प्राथमिक रंगों के सामने वाला रंग द्वितीयक रंग विरोधी होता है। तो मान लीजिए यह जो नीला है इसके सामने ये पीला है, ये तो हो नहीं सकता विरोधी। और इसके सामने कौन सा? नारंगी, जो द्वितीयक रंग वह विरोधी है, तो यह होगा विरोधी। और बैंगनी किसका विरोधी होगा? पीले का। और लाल किसका विरोधी होगा? हरे का। इस प्रकार। तो ये तो हो गई रंगों की बात। उसके बाद देखिए क्या है? तान। तान क्या होता है? तान जो है वो रंगों के विभिन्न संयोजन को कहते हैं। जैसे मान लीजिए हल्का रंग या गहरा रंग या बहुत ही गहरा रंग, इसी प्रकार रंगों के संयोजन को तान कहते हैं। रंगों के
संयोजन को तान कहते हैं। जैसे क्या है, हल्का लाल, गहरा लाल, और लाल। इसी प्रकार रंगों के अलग अलग प्रकार से संयोजन जो बनते हैं उनको तान कहते हैं। फिर देखिए क्या है, पोत जो है वह धरातल का गुण होता है, या जिस पे ये कह सकते हैं चित्र बनाए जाते हैं जिस सतह पे, उस सतह को पोत कहते हैं। तो पोत क्या है, धरातल का गुण होता है। धरातल का गुण होता है। पोत जो है टेक्सचर, वह धरातल का गुण होता है। जिस सतह पे चित्रों का निर्माण किया जाता है उस सतह को पोत या टेक्सचर कहते हैं। तो जिस सतह पे चित्रों का निर्माण होता है उस सतह को पोत या टेक्सचर कहते हैं। तो टेक्सचर कई प्रकार के होते हैं, उनका मुख्यतः वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। कहीं कहीं पे 3 प्रकार के बतलाए जाते हैं, कहीं कहीं पे 4 प्रकार के बतलाए जाते हैं। प्राप्त पोत और अनुकृत पोत और सृजित पोत, मुख्यतः 3 प्रकार के पोत बतलाए जाते हैं। कौन कौन से पोत? प्राप्त पोत और अनुकृत पोत। अनुकृत पोत और सृजित पोत या निर्मित पोत। सृजित पोत। उसके बाद देखिए क्या है, अंतराल या स्पेस। यह कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। यह कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। यह चित्रकार का कार्य क्षेत्र होता है। कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। तो स्पेस कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। मान लीजिए इस प्रकार से एक टेक्सचर या धरातल है, उसमें ऐसे ऐसे खंडों में विभाजित किया गया, तो यह क्या होगा, कलाकार का एक कार्य क्षेत्र होगा। इस प्रकार से यह जो होता है, यह कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। ऐसे ऐसे चित्र आपको इस खंड में बनाने हैं। ये इसको कलाकार का कार्य क्षेत्र या स्पेस कहते हैं। जैसे आदि।
इस प्रकार। तो एक जो है कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है और इस तत्व के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। तो अंतराल या स्पेस के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। अंतराल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। चित्र रचना संभव नहीं है। संभव नहीं है। संभव नहीं है। नहीं है। तो अंतराल के बिना कार्य रचना संभव नहीं है। तो एक बार पुनः देख लें। कला के तत्व 6 होते हैं। नंबर 1 पे लाइन या रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे लंबवत, पड़ी रेखा, कर्णवत रेखाएं, कोणीय रेखाएं और एक पुंजी रेखाएं, चक्राकार रेखाएं आदि। और उसके बाद क्या आता है? रूप या फॉर्म। रूप है बिंदु को आवश्यकता अनुसार लोच देने से रूप का निर्माण होता है। बिंदु को आवश्यकता अनुसार दिशा में लोप देने से रूप का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपको गिलास इस प्रकार बिंदु बिंदु रख दोगे, रूप का निर्माण नहीं होगा। यदि कोई चित्र बनाना है तो उसी के आवश्यक अनुसार बिंदु रखोगे तो रूप का निर्माण होगा। उसके बाद रंग या कलर, यह जो प्रकाश का गुण होता है। रंग जो को सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रिज्म में देखा था। उन्होंने प्रिज्म में रंगों को न्यूटन ने सर्वप्रथम देखा था। तो प्रकाश के 7 रंग होते हैं। इंडिगो, प्रकाश के 7 रंग मुख्यतः होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। और पदार्थ के प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला। प्रिंटिंग के रंग सियान, मैजेंटा, येलो और काला, CMYK होता है। उसके बाद देखिए यह रंग चक्र, त्रिवर्ण रंग चक्र जो कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसमें लाल, नीला, पीला जो प्राथमिक रंग माने गए और 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से एक द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। जैसे पीला और लाल को मिला दिया गया तो नारंगी द्वितीयक रंग होगा। इसी प्रकार नीला और पीला को मिलाया गया तो हरा, बैंगनी, और नीला और लाल को मिलाया गया तो बैंगनी द्वितीयक रंग प्राप्त हुआ। और विरोधी रंग, 2 रंग चक्र में 2 प्राथमिक रंगों के सामने वाला द्वितीयक रंग होता है। रंग चक्र में प्राथमिक रंगों के सामने वाला जो द्वितीयक रंग होता है वह प्राथमिक रंग का विरोधी होता है। जैसे नीले रंग के सामने नारंगी तो नीले का विरोधी नारंगी, पीले का विरोधी बैंगनी, लाल का विरोधी हरा, इस प्रकार। तो उसके बाद देखिए क्या आता है? तान या टोन। इसमें रंगों के संयोजन को रंग तान कहते हैं। जैसे हल्का लाल या गहरा लाल या लाल आदि। तो पोत या टेक्सचर, यह धरातल का गुण होता है। पोत मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए: प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। अंतराल या स्पेस, यह कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से यह धरातल बना हुआ है, उसको इस प्रकार खंडों में विभाजित कर दिया गया तो एक क्षेत्र जो है ये अंतराल हो गया। अंतराल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। तो इतना क्लियर है। उसके बाद आगे का आपको बताएं।
तो देखिए क्या है उसके बाद, संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत जो कि कितने हैं, 6 माने गए हैं। संयोजन के सिद्धांत मुख्यतः 6 माने गए हैं। तो संयोजन के सिद्धांत 6 माने गए हैं। नंबर 1 पे संयोजन के सिद्धांत मुख्यतः 6 माने गए हैं। सहयोग नंबर 1 पे, उसके बाद सामंजस्य, उसके बाद संतुलन, फिर प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। तो आप इन्हें इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। संयोजन के सिद्धांत 6 हैं। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रमाण, प्रभाविता। इसको आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि 3 सा से हैं और 3 पा से हैं। तो क्या है, नंबर 1 पे है सहयोग। 3 जो हैं वो सा से हैं। सहयोग, सहयोग, सहयोग। नंबर 2 पे सामंजस्य, 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 सामंजस्य। उसके बाद संतुलन, संतुलन। उसके बाद प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह। उसके बाद प्रमाण, प्रमाण। उसके बाद क्या, प्रभाविता, प्रभाविता, प्रभाविता। जिसमें ये 3 कैसे हैं, सा से, सा से हैं, और या 3 पा से हैं या प्रा से हैं। प्रा से ये हैं सा से, यानी 3 साक्षर से और 3 प्राक्षर से। तो सा से सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, और पा से प्रवाह, प्रमाण, प्रभाविता। तो इन सभी के बारे में देखिए क्या होता है। सहयोग को यूनिटी या एकता भी कहते हैं। सहयोग को यूनिटी या एकता भी कहते हैं। सहयोग का अर्थ है चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता, एक प्रकार का संबंध जो संयोजन की एकता के सूत्र में पिरोए रहता है। तो सहयोग का अर्थ है चित्र में संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता व एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन में चित्र को पिरोए रखता है। तो सहयोग या एकता
एकता यह क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक ये चित्र बना हुआ है इस प्रकार से, इसमें आपको सहयोग दिखाना है या इसे एकता में बांधना है, तो क्या होगा, इसको समान भागों में बांट दियागा। तो ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये हो गई समानता या एकता। और मान लीजिए इसी प्रकार यह चित्र से बना हुआ है, और इस प्रकार से इसमें विभाजित कर दिया गया, तो अब यह क्या है, देखने में सहयोग या एकता प्रतीत हो रही है। उसी प्रकार सामंजस्य देखे क्या है, सभी तत्व वर्ण तान रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हों, तभी सामंजस्य उत्पन्न होता है। तो यानी जितने भी तत्व होते हैं कला के, वो सभी एक दूसरे से संबंध हो तो सामंजस्य पूर्ण चित्र कहलाता है। मान लीजिए इस प्रकार का आपको एक डिज़ाइन बनानी है, उसमें सामंजस्य उत्पन्न करना है। अब यह क्या है, चित्र सामंजस्य पूर्वक मालूम पड़ रहा है। तो सामंजस्य क्या होता है, इसमें रंग तान रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हों, तभी चित्र में सामंजस्य उत्पन्न होता है या सामंजस्य पूर्ण होता है चित्र। उसके बाद देखिएगा संतुलन क्या है। संतुलन संतुलन कला का वह सिद्धांत या तत्व है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व इस प्रकार सुव्यवस्थित हों कि उनका भार या आकर्षण समाप्त ना होने पाए। संतुलन क्या है, वह संतुलन कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व इस प्रकार सुव्यवस्थित हों कि उनका भार आकर्षण समस्त चित्र पर समुचित रूप से प्रभावित रहे। जैसे मान लीजिए एक इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से अब यह क्या है, चित्र जो है वो सभी दिशाओं से संतुलित आपको लग रहा है। तो यह जो बीच में भार रखा हुआ या सभी दिशाओं से समान प्रतीत हो रहा है, तो यही संतुलन होता है। उसके बाद देखिएगा लय। और भी देख लिए संतुलन में जैसे मान लीजिए यह संतुलन है, तो इधर क्या है, एक एक बड़ा गोला रखा हुआ है, उधर इधर छोटा गोला रखा हुआ है। तो क्या है, चित्र जो है वो समान रूप से आपको संतुलित दिखाई दे रहा है। इसे यदि इसी प्रकार से
बना दिया जाए और इधर बड़ा गोला रख दिया जाए, इधर छोटा गोला रख दिया जाए, तो क्या यह संतुलित है? यह असंतुलित हो जाएगा। यह जो चित्र है यह संतुलित है और यह जो है यह संतुलित है। यह संतुलित है और यह चित्र जो है यह असंतुलित है। उसके बाद होता है संतुलन के बाद प्रवाह या लय या प्रभाविता या प्रवाह या लय। प्रवाह प्रवाह के अंतर्गत क्या होता है? प्रवाह का अर्थ चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र आवाज या मधुर विचरण अथवा गति होता है। जैसे में प्रवाह का अर्थ है एक चित्र बना हुआ है, उस पर आप जब सर्वप्रथम देखेंगे तो आपकी दृष्टि संपूर्ण चित्र पे एक समान आपको दिखाई पड़े, वही प्रवाह होता है। या चित्र में जो देखना है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाए, वही प्रवाह होता है। यह इस प्रकार से एक बना हुआ चित्र है। इसमें आपको यदि देखना हो, एक बिंदु यहाँ पे रख दिया जाए तो सर्वप्रथम आप जब देखोगे तो आपकी दृष्टि क्या है, इस बिंदु पे आकर के केंद्रित हो जाएगी। उसके बाद अन्य छोटे छोटे बिंदु हैं तो उन पे आपकी दृष्टि जाएगी, तो यही प्रवाह होता है। प्रवाह के बाद क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण में चित्रों की नाप जोख आती है। प्रमाण में क्या आते हैं? चित्रों की नाप जोख आती है। प्रमाण में चित्रों की माप आती है। प्रमाण में चित्रों की माप आती है। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या है? प्रभाविता। जैसे मान लीजिए प्रमाण में क्या है, तो मनुष्य का एक चित्र बनाना है, यह पूरा संपूर्ण शरीर बनाना है, तो उसे 10 ताल भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने मानव शरीर को उसके चरित्र गुण के अनुसार 10 ताल या 12 अंगुल का बताया है। 9 ताल, अष्टताल, सप्तताल, षष्ठताल आदि का वर्णन होता है। यही मापजोख प्रमाण के अंतर्गत आती है। यानी कौन सा भाग कितना बनेगा आदि शरीर का बतलाया जाता है। जो प्रमाण है, इसका प्रमाण का सिद्धांत लिकोइड ने सर्वप्रथम प्रमाण का स्वर्णिम सिद्धांत दिया, जो 2:3 था। लिकोइड ने सर्वप्रथम प्रमाण का स्वर्णिम सिद्धांत दिया, जो 2:3 था। क्या लिकोइड ने सर्वप्रथम प्रमाण का स्वर्णिम सिद्धांत दिया, जो 2:3 था। प्रमाण का स्वर्णिम सिद्धांत सर्वप्रथम यूक्लिड ने दिया,
जो कि उन्होंने 2:3 माना है। 2:3 माना है। 2:3 यह जो है यह प्रमाण का सिद्धांत या संतुलन का सिद्धांत या अनुपात का सिद्धांत है। प्रमाण के अंतर्गत नाप जोख आती है, जो कि अनुपात के द्वारा प्रदर्शित होती है। अनुपात का सिद्धांत यूक्लिड ने स्वर्णिम सिद्धांत 2:3 बताया है। उसके बाद देखिए प्रभाविता क्या होता है। प्रभाविता क्या होता है। प्रभाविता में वह होता है जैसे किसी भी प्रकार का दृश्य बना हुआ है तो उसमें अनेक आकृतियाँ निर्मित होती हैं। सर्वप्रथम जो मुख्य आकृति हो दर्शक की निगाह उसी पे जानी चाहिए, तो वही प्रभाविता के अंतर्गत आता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो अजंता की गुफा वो में देखने को मिल जाता है, जिसमें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से इसमें बहुत सी आकृतियाँ निर्मित की गई हैं। और सर्वप्रथम दर्शक की निगाह जो है मुख्य आकृति पे जानी चाहिए। उस आकृति को बड़ा दर्शाया जाना होता है, यही प्रभाविता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से तो आप चित्र जब देखोगे तो सर्वप्रथम आपकी आकृति जो है दृष्टि जो है वो फूल पे जाएगी, तत्पश्चात उसके बाद अन्य आकृतियों पे भी जाएगी। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जो कि आपकी तैयारी कला की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा या बहुत ही सहायक होगा। तो हमारा देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।